जब बात हो बिहार के सबसे समृद्ध सांस्कृतिक क्षेत्र मिथिला की, तो सामने आता है एक नाम, अविनाश भारद्वाज। एक ऐसा युवा जो केवल राजनीति नहीं बल्कि पहचान की लड़ाई लड़ रहा है। मिथिला के विकास, संस्कृति और हक के लिए आवाज उठा रहा है। अविनाश भारद्वाज मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो पहले मिथिला स्टूडेंट यूनियन यानी MSU से जुड़कर छात्र राजनीति और सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय रहे। उन्होंने गांव-गांव जाकर मिथिला की समस्याओं को जाना और आज वो एक राजनीतिक आंदोलन का चेहरा है। साल 2025 में अविनाश भारद्वाज ने 50 दिनों की पदयात्रा शुरू की। गांव से शहर तक, खेत से विधान भवन तक उनका एक ही नारा था, मिथिला मांगे हक, मिथिला मांगे पहचान। इस पद यात्रा में हजारों युवा, महिलाएं, किसान जुड़े और मिथिला की आवाज बुलंद हुई। अविनाश भारद्वाज अब एक नाम नहीं, मिथिला के अधिकारों की आवाज बन चुके हैं। क्या उनका ये संघर्ष मिथिला को नया भविष्य देगा? ये तय करेगा आने वाला कल और आपकी जागरूकता। हमारे साथ आज मिथिला टॉप पे मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज जी हैं। इनसे हम आज चुनाव की रणनीति में थोड़ा वार्ता करना चाहेंगे, जो ये विधानसभा चुनाव में आज बेनीपुर में अपना कैंपेन कर रहे हैं। सर, बेनीपुर में जो आप इस बार चुनाव लड़ने आए हैं, किस आधार पर, किस तथ्य पर लड़ने आए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद इंटरव्यू लेने के लिए कन्हैया जी। बेनीपुर में मैं आया हूँ बेनीपुर के जनता के आशीर्वाद को लेकर। पिछले 10 सालों से थोड़ा सा करेक्शन कर दे, मैं वर्तमान में मिथिलावादी पार्टी में नहीं, कांग्रेस में। तो पिछले 10 सालों से जो हमने संघर्ष किया, इसकी पृष्ठभूमि में जब युवाओं के आंखों में जो सपना देखते हैं, युवाओं को हमारे या हम लोगों के जो मुद्दा है उस पर जो चिंतन करते हुए देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये चिंतन, ये मंथन पटना की धरती तक जाना चाहिए, विधानसभा में जाना चाहिए। जितने भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे कोई भी विधायक, कोई भी सांसद जो अपने क्षेत्र का है, उनका मुंह नहीं लगता, वहाँ मुंह नहीं खुलता है, वो बोलना भी नहीं चाहते। हमारा मुद्दा है कि हमारे हाथों में रोजगार क्यों नहीं है, हमारे युवा पलायन क्यों कर रहे हैं, हमारा गांव का गांव खाली क्यों होते जा रहा है, गरीब है या अमीर है, पलायन मजबूरी क्यों हो गई, मजबूरी क्यों हो गई, ये सवाल जब हम पूछते हैं तो किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। इसी सब को लेकर हम लोगों ने इस बार ठाना है, हम लोगों ने सोचा कि इस बार हमें राजनीतिक तौर पे एक विकल्प देने का कोशिश करना चाहिए। हमारा जो कोर एजेंडा, कोर मुद्दा रहा मिथिला विकास बोर्ड, इसके बारे में कांग्रेस से काफ़ी अच्छी चिंतन मंथन हुई है और हमें उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में कांग्रेस पार्टी के साथ हम लोग मिथिला विकास बोर्ड का जो चिंतन है उसको पटना के धरती तक भी लेके जाएंगे। तो कांग्रेस के साथ में आप सदस्यता ग्रहण किए हैं या कांग्रेस के साथ में आप गठबंधन के रूप में जा रहे हैं? देखिए, बात तो गठबंधन की थी। शुरुआत से जब हमारी बात चल रही थी तो मिथिलावादी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ होने जा रहा, लेकिन संयोग ऐसा बना कि मिथिलावादी पार्टी का कोई सिंबल नहीं आया चुनाव आयोग से। जब हम लोग निर्णायक भूमिका में पहुंच गए, जब कैंडिडेट चयन होने की बारी आने लगी, सीट शेयरिंग की बारी आने लगी, तो लगातार कांग्रेस के नेतृत्व ने हम लोगों से पूछा कि आपका पार्टी का सिंबल क्या है, आपके पार्टी का सिंबल क्या है। और हम लोग दिल्ली गए, अपने वकील साहब के पास बैठे और उनसे पूछे कि भाई कब मिलेगा, कब मिलेगा। हताश हो गए, निराश हो गए। वकील साहब ने भी निराशा जताई कि आपके पार्टी का तमाम डॉक्यूमेंट क्लियर है, किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिंबल क्यों नहीं मिल रहा है ये हमें नहीं पता। तो जब हमें निराशा हुई तब हमें मजबूरी में कांग्रेस पार्टी का सदस्यता ग्रहण करना पड़ा। और कांग्रेस पार्टी की जो सदस्यता हमने ग्रहण की, उसके पीछे का एकमात्र कारण था कि मिथिला की आवाज़ को इस बार पटना तक पहुंचाना है। नहीं तो कांग्रेस पार्टी के साथ हमारी मिथिलावादी पार्टी का गठबंधन होने जा रहा था। एन केन प्रक्रेन ऐसा नहीं हो पाया। अब चाहे जो भी हो, चुनाव आयोग पर जिस किसी ने भी प्रेशर बनाया हो, जो भी कोई अदृश्य शक्ति उसे हमें सिंबल अलॉट नहीं करने दे रही थी, ऐसा प्रेशर बनाया गया। तो इसी स्थिति परिस्थिति में हमें निर्णय लेना पड़ा कि कांग्रेस की कमेटी में हम आएंगे, तभी जाकर हमारे नामों पे चिंतन मंथन होगा।
अन्यथा हमारे नामों पे भी चिंतन मंथन नहीं होगा। अब मान लीजिए जैसे आप बोल रहे कांग्रेस की सदस्यता लिया, कांग्रेस से हम लड़ेंगे, तो कांग्रेस में तो और भी जो हैं कैंडिडेट हैं, तो क्या कांग्रेस की तरफ से आपको कोई आश्वासन मिला है? देखिए, कांग्रेस में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, हमने भी अपना कैंडिडेचर दिया। हमारा आधार है कि बेनीपुर के तमाम गांवों में हमारा अपना संगठनिक काम है, हमारे अपने लोग हैं जिनके साथ हम लोगों ने पिछले 10 सालों से संघर्ष किया है। आप इधर चले जाइए, बिरौल के इन 5 गाँव में, बैरमपुर में चल जाइए, कोठी में चल जाइए, सोंगा में चल जाइए, कहीं भी चल जाइए, बिजुलिया में चले जाइए, मनोहरवाड़ा में चल जाइए, अर्गा उसरी कहीं भी चल जाइए, भगौनी में चल जाइए, बहेरी के पंचायत इनाय में चल जाइए, कहीं भी। तो कांग्रेस नेतृत्व को, कांग्रेस के जो लीडरशिप है उनको ये पता है इनका मजबूत संगठन है, एक विचारधारा से पूर्ण संगठन है जो मिथिलावादी सोच रखते हैं, मिथिलावाद का विचार आगे करते हैं। इन सब सारे चिंतन मंथन उन लोगों में भी हुई है। तो कांग्रेस के जहां तक प्रत्याशियों का सवाल है, हम उसे नेतृत्व ने पूछा कि अगर टिकट नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। हमने नेतृत्व को सेटिस्फैक्ट्री जवाब दिया कि देखिए, प्रश्न टिकट का नहीं है, प्रश्न है कि अगर हम पार्टी में आते हैं तो जीतेगा कौन, क्या मैं किसी कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट है उससे कमज़ोर हूँ क्या हम किसी भी कैंडिडेट जो भी है वो जीतने वाले हैं और मैं जीतने वाला नहीं हूँ क्या। इस पर कांग्रेस पार्टी को निर्णय करना चाहिए। और हमारी बातों से कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो काफ़ी खुश भी हुए कि नहीं, सवाल तो सही कर रहा है। जब प्रजातंत्र में आए हैं, इलेक्शन में आए हैं, तो जीतने वाले कैंडिडेट को मिलना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि तमाम कैंडिडेट की अपेक्षा अगर कर्मठ कोई है, क्रांतिकारी कोई है, सड़क पे लड़ने वाला कोई है, यहाँ पर तमाम कांग्रेस के तरफ से आपको पूर्णतः आश्वासन मिल चुका है? जी हाँ, आश्वासन हमें मजबूती से मिला है। हमें लगातार कहा जा रहा है कि आप क्षेत्र में जाके मजबूती से काम कीजिए। हम क्षेत्र में बने हुए हैं, पिछले लगातार महीनों से बने हुए हैं। जिस तरह 10 सालों से क्षेत्र में बने हुए थे, उससे ज़्यादा ऊर्जा से पिछले लगातार महीनों से क्षेत्र में बने हुए हैं और तमाम गाँवों में जा रहे हैं, नौजवानों की टोलियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, बूथ लेवल पे काम कर रहे हैं, महिलाओं के बीच काम कर रहे हैं। तमाम जाति पाति धर्म वर्ग छोड़ के तमाम लोग बिना उस पे बिना उसको जाति पाति के बल पे भेदभाव किए तमाम लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तमाम लोगों को अपना विचार बताते हैं, तमाम लोगों को कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा मिथिला विकास बोर्ड के बारे में जो बातें बताई गई हैं उसके बारे में बताते हैं। और तमाम लोगों में किसी का आलम है कि नहीं, ऐसे नौजवानों को पटना जरूर जाना चाहिए। अब जैसे कुछ चर्चा चल रहा है, जो मान लीजिए आप कांग्रेस ही क्यों ज्वाइन किए? आप जन स्वराज भी ज्वाइन कर सकते थे, आप बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन आप वो सब छोड़ के सिर्फ कांग्रेस को ही क्यों चुने? देखिए, जब बात पार्टी से बातचीत करने की हुई तो हमारा जो अपना प्लेटफॉर्म है उसमें एक कमेटी बनी जो तमाम पार्टियों से चिंतन मंथन करने का काम किया। चाहे वो एनडीए का दल हो, चाहे वो विपक्षी दल हो, चाहे वो जन स्वराज हो, तमाम पार्टियों से, हर पार्टी आप जाके पता कीजिए, हर पार्टी के पास हमने अपना लेटर पैड भेजा, हमने अपने मुद्दे भेजे, हमने बताया कि हमारा ये कहानी है, हमारा ये संघर्ष है और इस संघर्ष का सम्मान आपको करना चाहिए। लेकिन किसी भी पार्टी का गेट हम लोगों के लिए नहीं था, किसी भी पार्टी ने बातचीत करने तक की जहमत हम लोगों से नहीं उठाई। तो फिर उस बीच में कांग्रेस पार्टी के जो नेतृत्वकर्ता हैं जो वर्तमान में, उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी बातों को सुना। वो लगातार हमारी बातों को चिंतन में रखे रहे, लगातार हमसे संवाद करते रहे। तो जब आप किसी के गेट पे जाते हैं और वहाँ से आपको अंदर जाने का रास्ता नहीं दिया जा रहा है और कोई आपको बाहर से खड़ा होकर या अंदर आने के लिए गला लगाने को तैयार है, तो हमने चुना कि नहीं, कांग्रेस पार्टी ही मिथिलावादी है, कांग्रेस पार्टी ही मिथिला के बारे में सोच रही है, मिथिला विकास बोर्ड के बारे में सोच रही है। तो हमने कांग्रेस पार्टी के साथ मिथिला के लोगों के भविष्य को देखते हुए आगे बढ़ने का काम। सर, लेकिन एक सवाल उठता है, जो यही कांग्रेस है जो जितने कारखाने थे सब बंद कराने में इनका प्रमुखता भूमिका निभाई है। कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के रीजन में कारखाना बंद हुआ। पिछले 20 सालों से किस पार्टी का शासन है? इस बात में कोई सच्चाई है या नहीं है कि उनके रीजन में कारखाना बंद हुआ या नहीं हुआ। लेकिन इस बात की भी सच्चाई है कि 2005 में नीतीश कुमार ने कहा था तमाम बंद पड़े कल कारखानों को खोलेंगे। इस बात में भी सच्चाई है कि 2015 में लोहट में नीतीश जी आए थे, पंडौल में नीतीश जी आए थे, उन्होंने बोला था सूत मिल खुलेगा, लोहट में चीनी मिल खुलेगा। 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे चंपारण में, उन्होंने कहा था कि वहाँ जो बंद पड़ी चीनी मिल है वो मिल खुलेगा।
पिछले 20 सालों में इस देश में हजारों जगह कारखाने लगे हैं, हजारों जिला में विभिन्न तरह के रोजगारों का सृजन हुआ। लेकिन हमारे इलाके में इस सुशासन के 20 सालों के सरकार में क्या हुआ समझिएगा। 20 सालों के सरकार में दरभंगा मधुबनी के 20 विधानसभा 40 से 50 परिवार के कब्जे में चला गया। 20 सालों में दरभंगा मधुबनी के जो 20 विधानसभा जहां हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, एक भी नौजवानों को टिकट नहीं दिया गया किसी भी पार्टी के स्तर से, और सिर्फ झंडा उठवाने का काम किया गया। इन 20 सालों में इस चीज के अलावा कोई भी काम नहीं किया गया। आप चलिए मेरे साथ बेनीपुर क्षेत्र के या आप अलीनगर क्षेत्र के किसी भी गांव में, मैं गाँव में जाता हूं, मैं महिलाओं से पूछता हूं कि क्या आपको रोजगार की जरूरत है, तो सारी माएँ बहनें बोलती हैं हाँ मुझे जरूरत। मैं कहता हूँ 3000 रुपया देंगे, आपको नौकरी करनी पड़ेगी। जो 100 महिलाएं रहती हैं 100 का 100 हाथ उठ जाता है, मैं नौकरी करने को तैयार हूँ। मुझे लगता है क्या कि एक पंचायत से 500 महिलाएं खड़ी हो जाएंगी, बस आप 3000 की नौकरी दीजिए। तो 3000 की नौकरी तक 3000 की नौकरी जो सरकार नहीं दे पाती है, वो सरकार अभी 10,000 रुपया बांटती है। 12,000 13,000 करोड़ रुपया बिहार के बजट का बांट दिया वोट खरीदने के लिए। उस 12,000 से कम 30 चीनी मिल खुल सकता था। 300-400 करोड़ में एक चीनी मिल खुलता है, क्यों नहीं खोला? रोजगार के सीजन का काम हो सकता है, क्यों नहीं हुआ? दरभंगा में मैं हूँ, अभी बेनीपुर में बैठा हुआ हूँ। बेनीपुर के 10 किलोमीटर के रेडियस में या दरभंगा जिला में बता दीजिए कोई ऐसा कल कारखाना जो सुशासन बाबू के सरकार में लगा हो जहाँ 20 आदमियों को या 100 आदमियों को रोजगार मिला हो। एक भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? यहाँ के नौजवान जन्म लेते हैं, दिल्ली पंजाब का रुख करे। मैं इसी का विरोध करता हूँ, यही प्रश्न है हमारा। इसी प्रश्न का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और इसीलिए हमने मिथिला विकास बोर्ड का नाम लिया। और मिथिला विकास बोर्ड के प्रति कांग्रेस का सकारात्मक रुख है। हमें लगता है भविष्य में कांग्रेस पार्टी इस पर सकारात्मक तौर तरीके से काम भी करेगी। तो इस बार चुनाव जो आप लड़ रहे हैं, तो चुनाव की क्या आपकी मानसिकता है, जो हम किस तथ्य पे चुनाव लड़ रहे हैं? हमारी तो सबसे पहली सोच है यहाँ के नौजवानों के हाथ में रोजगार सृजन का काम होना चाहिए। यहाँ के तमाम जन नेता जो अपने आप को कहते हैं, जो आधुनिक भारत के विश्वकर्मा से प्रधानमंत्री जी को नवाजते हैं, मैं उन जन नेताओं को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप तो जो तथाकथित जन नेता बन गए हैं, आप बताइए ना, आप 300 फीट रोड का उद्घाटन शिलान्यास, एक कहीं जाके छोटा सा नदी पे घाट का उद्घाटन शिलान्यास, इसके अलावा आपका विजन क्या है? आप क्यों नहीं कहते हैं कि मैं 500 लोगों के रोजगार देने वाला फल्ला फैक्ट्रियां खोलता हूं, मैं दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता में जाके फल्ला फैक्ट्री के मालिक से आओ, उसको यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी देने की गारंटी देने के साथ यहाँ पे पूरी उसको फैसिलिटी देता हूँ ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। ये क्यों नहीं कहते हैं? क्या हम इसलिए विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं जो 300-500 फीट का रोड का उद्घाटन करे, शिलान्यास करे? क्या सड़क, क्या नाला, यही है विकास? हाथ में रोजगार विकास नहीं है, इसलिए तो नहीं चुनते। मैंने तो देखा है दरभंगा में हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी बेशर्मों के तो ढोल बजा रहे हैं अमृत भारत ट्रेन का। अमृत भारत ट्रेन से दरभंगा से चलता है तो सकरी के विधायक जी आ जाते हैं, वहाँ ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। अमृत भारत ट्रेन क्या है? हमारे छाती पे, हमारे हृदय पे धक्का लगता है जब मैं अमृत भारत ट्रेन के बारे में सुनता हूँ। ये लेबर ढोके या दिल्ली पंजाब हम नौकरी करने के लिए जाए, तमिलनाडु नौकरी करने के लिए जाए, क्यों अमृत भारत ट्रेन? क्यों नहीं अच्छी ट्रेन है? राजधानी ट्रेन क्यों नहीं दी गई? आज़ादी का 70 साल हो गया, दरभंगा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, दरभंगा जंक्शन क्यों नहीं दिया गया? क्या यहाँ पे लोग राजधानी ट्रेन चलने में लायक नहीं है? या यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट पे प्लेन चलने लगा, क्या एक भी प्लेन में सीट मिलता है? नहीं मिलता है। तो मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ के राजनेता जिनका सोच घाट हो, जिनका सोच छोटी सी सड़क हो, जिनका सोच छोटा सा पार्क हो, उनसे आप कौन सा विजन कर सकते हैं? कोई विजन नहीं है, पार्टी का विजन है। इन्हें लगता है पार्टी के लोग वोट देते हैं तो तलवे चाटते रहते हैं, पटना दिल्ली में जाके विभिन्न पार्टी के नेताओं का बड़ा बड़ा गुणगान करते रहते हैं। इन सब से इतर अगर आपके पास विजन है, मैं नौजवानों को यही बात कहता हूँ कि आप पार्टी को वोट देते हैं, पार्टी को वोट देते हैं, उम्मीदवार इतना मेहनत कर रहा है, उसके बारे में सोचिए, उसके चिंता रखिए, उसका मंथन रखिए, उससे प्रश्न पूछिए। रोजाना सैकड़ों प्रश्न मैं झेलता हूँ और उन सैकड़ों प्रश्न से यही निकल के आया कि नहीं, इस बार मजबूती से क्षेत्र में। जी, तो जाते जाते एक आखिरी सवाल है, जो क्षेत्र की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? क्षेत्र की जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने पिछले 70 सालों में बहुत सारे नेताओं को चुना, बहुत सारे विधायक बने, यहाँ पे बहुत सारे सांसद बने, लेकिन 243 विधायक का सांसद में एक सांसद ऐसा बता दीजिए जो मिथिला के मुद्दा पे मुखर होकर विधानसभा में आवाज उठाया हो।
मिथिला के मुद्दा पे मुखर होकर बोला हो कि विधानसभा में आज स्थगन प्रस्ताव हम लाते हैं, विधानसभा को स्थगन किया जाए। लो अटगैयाम चीनी मिल जो आज़ादी से 70 साल पहले, आज से 120 साल पहले चालू था, वहाँ पर एक इंडस्ट्री नहीं है, हाथों में रोजगार नहीं है, इस मुद्दा पे स्थगन लाए, उस मुद्दा पे कार्य को रोका जाए और इस मुद्दा पे चिंतन किया जाए। ऐसा करने का क्षमता हम लोग रखते हैं। अगर विधानसभा में भी यहाँ की जनता पहुँचाएगी तो पूरा बिहार नहीं, पूरा देश भी याद रखेगा कि बेनीपुर में फला विधायक है जो विधानसभा में हमारी मुद्दों को उठाता है। ऐसा विधायक बनने का काम करेंगे जिस विधायक के बातों में दम होगा। क्या ये विचार और प्रयास चुनावी परिणामों को नया मोड़ देंगे? जवाब मिलेगा समय के साथ, लेकिन शुरुआत हो चुकी है।